हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अगले टॉपिक में चलते हैं। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ध्यान से समझिएगा क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, परंतु यहाँ आने से पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस में आते हैं, स्वप्रेरण में आते हैं, स्वप्रेरण गुणांक में आते हैं। तो हमने क्या किया था, वहाँ स्टडी करी। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करा रहे थे तो धारा प्रवाहित कराने पर उस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा था। धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय फ्लक्स भी उत्पन्न होता है। और जब हम उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करा रहे थे, तो परिवर्तन कैसे करा रहे थे? उस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन कर रहे थे, या तो वृद्धि कर रहे थे या कमी कर रहे थे। धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था तो उसमें एक धारा और मिल रही थी, दूसरी एक धारा और मिल रही थी जो मुख्य धारा के अतिरिक्त थी। उसको हम प्रेरित धारा कह रहे थे। प्रेरित धारा हमेशा मुख्य धारा का विरोध कर रही थी। और जब हम सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे तो हमने दो डेफिनेशन भी दी थी। पहली डेफिनेशन कि जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था वो कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती था, उसके अकॉर्डिंग दी थी। और दूसरा ईएमएफ के आधार पर हमने दूसरी डेफिनेशन दी थी। ठीक इसी प्रकार म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझिएगा ध्यान से। देखिए हम क्या करते हैं, दो कुंडलियां लेते हैं और वो दोनों क्लोजर कुंडलियां हैं, क्लोजर कॉइल्स हैं। एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं और प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन भी कराएंगे, उसको कहेंगे प्राइमरी कॉइल। और उसके समीप दूसरी कुंडली लेंगे, उस दूसरी कुंडली से हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे। तो पहले में जो परिवर्तन होगा उसका इफेक्ट उसके समीप रखी दूसरी कुंडली में देखेंगे क्या होता है। तो पास पास स्थित दो कुंडलियों में से यदि हम एक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा में परिवर्तन करेंगे तो उसके समीप स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा ही होगा। चूंकि वो क्लोज सर्किट है, उसके समीप उस दूसरी कुंडली में धारामापी जुड़ा है, तो वो बंद परिपथ होने के कारण उसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न होने लगती है। तो एक में हम प्राइमरी कॉइल में करंट में जो है वो परिवर्तन करा रहे हैं, उसके समीप रखी दूसरी कुंडली में उसका इफेक्ट का स्टडी कर रहे हैं। ये है अन्योन्य प्रेरण की घटना। अब देखिए ये हमारी प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में हम क्या कर रहे हैं, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये देखिए ये प्राइमरी कॉइल है। इस प्राइमरी कॉइल में हमने क्या कर रखा है, एक बैटरी जोड़ रखी है और एक रियोस्टेट जोड़ रखा है, ताकि हम इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा में परिवर्तन करा सकें। ये देखिए इसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो होगी तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। वही चुंबकीय बल रेखा है इसके समीप रखी दूसरी कुंडली से भी पास हुई। परंतु इतने तक सीमित नहीं रहना है। अब हम क्या करें, इस प्राइमरी कॉइल में पहली कुंडली में क्या करें, इस करंट में चेंज कराएं, या तो बढ़ाएं धारा को या घटाएं। तो ये जो समीप रखी दूसरी कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन करने पर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, तो उसके समीप स्थित दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो ये दूसरी कुंडली जो सेकेंडरी कॉइल है, इसमें जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, इसमें डिफ्लेक्शन दिखाएगी इसकी सुई, तो विक्षेप उत्पन्न होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन आने का मतलब इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, और वो प्रेरित धारा इस मुख्य धारा प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है, सपोज इसमें हम I1 कह दें,
प्राइमरी कॉइल में। दूसरी में जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण हो रही है। और इसमें जो धारा में परिवर्तन कर रहे हैं, इसमें धारा में परिवर्तन करने के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो इसके समीप रखी दूसरी कुंडली, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होगा तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और ये प्रेरित धारा इसमें प्रवाहित मुख्य धारा का विरोध करेगी। क्योंकि हमने लेंज के नियम में यह पढ़ा हुआ है कि प्रेरित धारा हमेशा मुख्य धारा का विरोध करती है। यह अन्योन्य प्रेरण की घटना है। सिंपल सा एक लाइन का आप ध्यान रखेंगे, एक लाइन को याद रखेंगे। पास पास स्थित दो कुंडलियों में से यदि एक कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन कराए, फ्लक्स में परिवर्तन तब होगा जब धारा में परिवर्तन कराएंगे, धारा कम ज्यादा करेंगे, तो उसके समीप स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यदि वह कुंडली बंद परिपथ के रूप में होगी तो उसमें प्रेरित धारा भी प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। यह है अन्योन्य प्रेरण की घटना। अब हम जिस प्रकार से स्वप्रेरण की दो डेफिनेशन दी थी, ठीक उसी प्रकार अन्योन्य प्रेरण की भी दो डेफिनेशन देते हैं। पहला केस देखिएगा, अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुण, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यदि पास पास स्थित एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके समीप स्थित दूसरी कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न होगा। पहली में तो जो हो रहा है हो ही रहा है, उसके समीप स्थित दूसरी कुंडली में भी फ्लक्स उत्पन्न होगा। और पहली कुंडली में धारा में परिवर्तन कराएंगे तो इसके समीप स्थित दूसरी कुंडली में भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो उसमें भी प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो पास पास स्थित दो कुंडलियों में से यदि प्राथमिक कुंडली में, ये पहली वाली कुंडली में धारा I1 हो तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स वो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर कर। बस एक लाइन का ये याद रखना है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बस इतना सा एक लाइन याद रखना है। मान ले दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 हो तो एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स Φ2, तो N2 फेरों से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स N2 Φ2। तो नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होएगा विद द सेकेंडरी कॉइल, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द प्राइमरी कॉइल। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना। सो N2 Φ2 इज प्रोपोर्शनल I1, N2 Φ2 इज इक्वल टू MI1। सो M इज इक्वल टू N2 Φ2 अपॉन I1। ये नंबर 13वां फार्मूला पढ़ लिया फार्मूले के फॉर्म पे। ये अन्योन्य प्रेरण की पहली डेफिनेशन देंगे इस फार्मूले से। यहां पर N2 जो है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है। Φ2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, Φ इज इक्वल टू BA होता है। B किस में क्रिएट हो रहा है, प्राथमिक कुंडली में। B1 इंटू A दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल। Φ2 इज इक्वल टू B1A2। क्योंकि धारा हम प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र तो प्राथमिक कुंडली के कारण उत्पन्न होगा। वही चुंबकीय क्षेत्र द्वितीय कुंडली से भी बद्ध होगा क्योंकि द्वितीय कुंडली उस चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। A2 द्वितीय कुंडली का, और M एक कांस्टेंट है। इसको दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अब ध्यान ये रखना है, आपकी बुक्स में M के बदले M12 या 21 लिखा होगा। क्या मतलब हुआ इसका, देखिएगा। M12 का मतलब पहली कुंडली में हम धारा प्रवाहित करा रहे हैं, उसके कारण दूसरी कुंडली में इफेक्ट देख रहे हैं। तो M12 का मतलब एक कुंडली में धारा प्रवाहित प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करने पर सेकेंडरी कॉइल से
जो चेंजेज मिल रहे हैं, में चेंजेज मिल रहे हैं, जो इफेक्ट्स मिल रहे हैं, वो उन दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाएगा। मान लें हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, इसमें बैटरी लगा करके विभव विभाजक बना करके सेकेंडरी कॉयल में करंट I2 फ्लो करते और इसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ देते, तब इस प्राइमरी कॉयल में जो फ्लक्स N1 Φ1 क्रिएट होता, दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा I2 के समानुपाती होता। एक ही बात है, तब 2-1 लिखते। 2-1 का मतलब दूसरी में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, पहले में चेंजेस देख रहे हैं, पहले में इफेक्ट देख रहे हैं। तो M12 या M21 एक ही बात है, उसमें कोई भी डाउट मत रखिए, हम M कहेंगे। तो आ जाते हैं अन्योन्य प्रेरण की डेफिनेशन आ गई। पहली डेफिनेशन N2 इज प्रोपोर्शनल I1, N2 इज इक्वल टू MI1, M इज इक्वल टू N2 अपॉन I1। यदि I1 इज इक्वल टू यूनिट, मतलब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर हो, एकांक हो, तब M इज इक्वल टू N2 बचेगा। तो देखिए हम डेफिनेशन देते हैं, पास पास स्थित दो कुंडलियों में से यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो तो द्वितीय कुंडली में जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वो उन दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक कहलाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको आप ऐसे समझ लीजिएगा, डेफिनेशन दे देते हैं, M इज इक्वल टू N2 अपॉन I1 इज इक्वल टू यूनिट 1 एम्पियर, तो M इज इक्वल टू N2। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन आ गई। यदि पास पास स्थित दो कुंडलियों में से एक कुंडली में मीन्स प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो तो दूसरी कुंडली में जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वही उन दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा। यदि दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित करते होते तब N1 Φ1 इज प्रोपोर्शनल I2, तब भी डेफिनेशन वही आती। तो ये पहली डेफिनेशन। फिर से दूसरी डेफिनेशन आते हैं, तो फिर से हम शुरू करेंगे, N2 Φ2 इज प्रोपोर्शनल I1, N2 Φ2 इज इक्वल टू MI1। ध्यान से देख लीजिएगा, M कांस्टेंट है, ये दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक है M12 या मॉड M12, आपकी बुक से भी लिखा होगा 1221, एक ही बात है, हम M कहेंगे सीधे सीधे। अब देखिए हम इस संबंध को, इसको फर्स्ट स्टेप कह रहे हैं, यहां से चल रहे हैं, इसका क्या कर देते हैं, समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। मीन्स इफ वी डिफरेंशिएट this relation with respect to time, then N2 d phi2 upon dt is equal to M di1 upon dt। बिल्कुल सिंपल सा है, बार बार पढ़ते आए हैं। N2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर होगी। N2 d phi2 upon d2 ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, ये द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है। भाई ये देखिएगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से हमने ये पढ़ा है कि E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। सो N2 माइनस N2 डी फाई 2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू E हुआ। यहां पर N2 डी फाई 2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस E2। सेकेंडरी कॉयल में EMF कितना क्रिएट हो रहा है, इज इक्वल टू M डी आई वन अपॉन डी टी। सो M इज इक्वल टू माइनस E2 अपॉन di1 अपॉन dt। ये नंबर 14th। इससे हम देंगे सेकेंड डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखिए, यहां देखिए, ये di1 अपॉन dt क्या है, प्राइमरी कॉयल में यदि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट हो यूनिट, di1 अपॉन dt का मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह की दर है, यदि ये एकांक हो तब M इज इक्वल टू E2। मॉड पे लेंगे क्योंकि ये निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव साइन तो केवल अपोज कर रहा है। वो चुंबकीय फ्लक्स जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हो रहा है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर रहा है। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, न्यूमेरिकली मॉड लेंगे। मतलब यदि पास पास स्थित दो कुंडलियों में से, इससे देंगे डेफिनेशन, देखिएगा, एक कुंडली में धारा प्रवाह की दर, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह की दर
di1 अपॉन dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में कह देते हैं, यूनिट हो। यदि हम सेकेंडरी में करंट फ्लो करते तो उसमें धारा प्रवाह की दर di2 अपॉन dt कहते, तब ईएमएफ होता पहली में, E1 कहते उसको इजी वे पे लीजिएगा। यदि पास पास स्थित दो कुंडलियों में से एक कुंडली में धारा प्रवाह की दर एकांक हो, मीन्स di1 अपॉन dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो आंकिक रूप से न्यूमेरिकली जो सेकेंडरी कॉयल में, द्वितीय कुंडली में ईएमएफ क्रिएट होएगा, उत्पन्न होगा, उसे उन दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसका मतलब इस 14th रिलेशन से इसको यूनिट कर देंगे तो m इज इक्वल टू -E2, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिएगा। ये इफ di1 अपॉन dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन m इज इक्वल टू मॉड -E2, मीन्स सेकेंडरी में, प्राइमरी में धारा प्रवाह की दर यूनिट हो तो सेकेंडरी में जो ईएमएफ क्रिएट होएगा उसी को हम दो कुंडलियों के बीच का क्या कह देंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कह देंगे। तो अन्योन्य प्रेरण क्या है, देखिए, दो पास पास स्थित कुंडलियों में से एक में धारा प्रवाह को हम कम ज्यादा कर रहे हैं, मतलब धारा में परिवर्तन करा रहे हैं, उसके समीप स्थित दूसरी कुंडली में उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको देख रहे हैं। यह अन्योन्य प्रेरण की घटना है। एक के कारण मतलब दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी हमने दो डेफिनेशन दे दी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की दो डेफिनेशन दे दी, एक तो n फाई इज प्रोपोर्शनल I से, दूसरा E इज इक्वल टू m अपॉन d फाई अपॉन dt से, सेम जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में दी थी। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, अन्योन्य प्रेरण यदि हमारी समझ में आ गया, जैसे स्वप्रेरण की दो डेफिनेशन थी वैसे ही अन्योन्य प्रेरण की भी दो डेफिनेशन होगी। अब हम क्या करते हैं, हमारे सिलेबस में है दो समाक्ष कोएक्सियल सोलिनॉइड्स का, टू कोएक्सियल सोलिनॉइड्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। ये हमारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी बुक में है, तो उसमें आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आराम से। इसी अन्योन्य प्रेरण में हम क्या करते हैं, दो समाक्ष परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरक। समझ लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछा नहीं जाता है, परंतु हमको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो देखते हैं, दो समाक्ष मतलब कोएक्सियल सोलिनॉइड्स हैं, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं। ये देखिए, मान लें L लंबाई की एक परिनालिका है, ये वाली बड़ी वाली परिनालिका देखिए, ये इसकी लेंथ है L, ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये देखिए, ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जो बाहर वाली परिनालिका है, कोएक्सियल सोलिनॉइड्स है, ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1 और इसकी रेडियस है R1। ये इस कुंडली का, इस परिनालिका में जो तार लपेटा है उसका एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है, इसमें हमने करंट फ्लो कर रखी है I1। ये बाहर वाली परिनालिका है। इस बाहर वाली परिनालिका के अंदर एक पतली, उससे पतली परिनालिका है, ये वाली है जो लाल लाल वाली ये दिख रही है, अंदर कोएक्सियल है। इनके अक्ष एक हैं। एक परिनालिका के अंदर, ये मान लीजिए कि एक परिनालिका के अंदर हमने दूसरी परिनालिका डाल रखी है, कोएक्सियल सोलिनॉइड्स हो गए, और इस दूसरी परिनालिका की त्रिज्या है R2। अब हम करंट किस में फ्लो कर रहे हैं, बाहर वाली में, या तो बाहर वाली में करेंगे या अंदर वाली में करेंगे। तो हम मान लिया हमने L लंबाई की एक परिनालिका ले रखी है बाहर वाली, उतनी ही लंबी अंदर वाली परिनालिका भी है। इस बाहर वाली परिनालिका में करंट I1 फ्लो हो रही है, तो ये करंट फ्लो जिस
सोलिनॉइड में हो रही है, इसके द्वारा परिनालिका के भीतर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। वो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमने पढ़ा हुआ है। तो हम बाहर वाली परिनालिका को सोलेनॉइड नंबर 1 कह रहे हैं, अंदर वाली परिनालिका को परिनालिका नंबर 2 कह रहे हैं। तो इसमें धारा प्रवाहित करने के कारण इसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, बहुत कठिन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये, म्यू नॉट म्यू जीरो या म्यू नॉट एन आई होता है। एन का मतलब पहले में यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जो बाहर वाली परिनालिका है उसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड नंबर 1, जिसकी रेडियस R1 है, बाहर वाली। तो N1 इज इक्वल टू कैपिटल N1 अपॉन L। माना इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 हूं, कैपिटल N1 हूं, तो इसके यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएगा, स्मॉल N1 इज इक्वल टू कैपिटल N1 अपॉन L। तो इस N1 का वैल्यू भी पुट कर दिया। इसमें करंट I1 है, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N1 अपॉन L इंटू I1। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ये बाहर वाली परिनालिका का काम खत्म। अब इसके अंदर एक दूसरी परिनालिका है, जो पतली वाली परिनालिका की एक परिनालिका इसके इनसाइड रखी है, डाल रखी है। उस परिनालिका में सपोज फेरों की संख्या कुल N2 है, कुल फेरों की संख्या N2 है। तो N2 फेरे हैं, तो उसके यूनिट लेंथ में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, स्मॉल N2 इज इक्वल टू कैपिटल N2 अपॉन L। तो जो अंदर वाली परिनालिका है वो भी उसी चुंबकीय क्षेत्र में है, मतलब B1 चुंबकीय क्षेत्र में है, जो बाहर वाली के कारण उत्पन्न हो रहा है। तब भीतरी परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी सोलिनॉइड, जो अंदर वाली सोलिनॉइड है उसमें फेरों की संख्या है। अब N2 को तो ऐसा ही रहने दीजिए, φ इज इक्वल टू होता है BA। B किसके कारण हो रहा है, बाहर वाली परिनालिका में जो धारा प्रवाहित उसके B1 इंटू ए उसका एरिया हो गया। अच्छा, अब φ2 इज इक्वल टू B1 ए हो गया। ए जो है बाहरी परिनालिका का कुल एरिया है भाई, टोटल एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानेंगे हम उसको, तो उसको हम ए मान लेंगे। अब देखिए N2 φ2 इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। N2 φ2, N2 को तो ऐसे ही रहने दिया, φ2 इज इक्वल टू B1 हमने ऊपर निकाल रखा है, ये देखिए म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1। B1 की वैल्यू पुट कर दी, कितनी, म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1 इंटू ए क्या हुई, एरिया, ये जो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये एरिया हुआ, ये बाहर वाली के बराबर लेंगे इसको। अच्छा, और आगे चलिए, इसको हम ऐसे लिख दें, N2 को तो ऐसे ही रहने दीजिए, म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1। मैंने L से इसको N2 के नीचे एक L से डिवाइड करा, N2 को डिवाइड करा, तो एक L से मल्टीप्लाई भी कर लोगे, तो ये L कट जाएगा, तो इतना ही रहा है। तो आ गया N2 φ2 इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया म्यू नॉट स्मॉल N1 कैपिटल N1 अपॉन L स्मॉल N1, कैपिटल N2 अपॉन L स्मॉल N2 इंटू म्यू नॉट, ये हुआ ही हुआ, A इंटू L इंटू I1। ये सेकेंड स्टेप आ गया। यहां पर ध्यान देने की ये जरूरत है कि स्मॉल N1 इज इक्वल टू कैपिटल N1 अपॉन L एंड स्मॉल N2 इज इक्वल टू कैपिटल N2 अपॉन L। स्मॉल N1 का मतलब जो बाहर वाली परिनालिका है उसके यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और N2 क्या है,
अंदर वाली भीतरी परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब हमने क्या पढ़ा है भाई? अन्योन्य प्रेरण की दो परिभाषाएं पढ़ी है। एक डेफिनेशन तो है N2 इज प्रोपोर्शनल I1, उसी का सहारा लेंगे यहां पर। क्योंकि जो भीतरी परिनालिका है उसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो प्राइमरी कॉयल में उत्पन्न, प्राइमरी जो बाहर वाली परिनालिका है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। सो N2 इज प्रोपोर्शनल I1, N2 इज इक्वल टू M I1, ये पढ़ा हुआ है। सो M इज इक्वल टू N2 अपॉन I1। N2 ये हमने ऊपर निकाला है। इस पर I1 का डिवाइड कर दोगे तो I1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ये म्यू नॉट N1 N2 इंटू A इंटू L। M इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट N1 N2 A इंटू L। A इंटू L वैसे कायदे से टोटल वॉल्यूम हुआ ये पूरा, कितना वॉल्यूम कवर्ड हो रहा है ये बाहर वाली परिनालिका के, A इंटू L लेंथ। और आगे चलिएगा, देखिएगा और आगे चलिए। यदि इन समाक्ष परिनालिकाओं को म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता वाले माध्यम में, यदि वैक्यूम पे ना हो, ये किसी माध्यम हो जिसका आपेक्षिक चुंबकशीलता रिलेटिव परमिएबिलिटी वो कितनी हो, वो म्यू आर हो, तो तब समाक्ष परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व हो जाएगा। इसको म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। M इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू म्यू आर, उसको हम म्यू कहेंगे, इस पूरे को, इतने पूरे को म्यू भी कह सकते हैं हम। N1 N2 इंटू A इंटू L। नंबर 15 हो गया। ये नंबर 15, ये 15 डैश, ये 15 डैश, 15वीं चीज पढ़ दी फार्मूला। तो दो समाक्ष परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। आप ध्यान और दीजिएगा थोड़ा सा, उसको मैंने यहां लिखा नहीं हुआ है। यदि हम ठीक इनसाइड वाली सोलिनॉइड में करंट फ्लो करते, उसको हम I2 कह देते, तब बाहर वाली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालते, भीतरी के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 स्मॉल n2 इंटू I2 होता B2। अरे भीतरी वाली परिनालिका में धारा प्रवाहित करते तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता, वो चुंबकीय क्षेत्र B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 स्मॉल n2 इंटू I2 होता। फिर हम बाहर वाली परिनालिका में आ जाते, बाहर वाली परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स N1 phi1 कहते हैं। N1 phi1 इज प्रोपोर्शनल किससे? I2 से निकालते। तो N1 phi1 निकालते तो N1 phi1 के बदले क्या लेते थे? B2 इंटू A लेते थे। A तो यही आता, ये पूरा एरिया ही आता, उससे भी निकाल सकते थे। तो चाहे आप भीतरी परिनालिका में धारा प्रवाहित करें या चाहे बाहरी परिनालिका में धारा प्रवाहित करें, तो हम दो समाक्ष परिनालिकाओं के कारण अन्योन्य प्रेरण गुणांक का हमने फार्मूला निकाला, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला निकाला। M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 स्मॉल n2 इंटू A इंटू L। और आगे बढ़ते हैं, स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्टेंस, उसकी दो डेफिनेशन। हमने परिनालिका का सेल्फ इंडक्टेंस निकाला और वृत्ताकार समतल धारावाही कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक निकाला। उसके बाद हम अन्योन्य प्रेरण में आए, अन्योन्य प्रेरण की भी दो डेफिनेशन पढ़ी और दो समाक्ष परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी निकाला। थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिएगा अगला टॉपिक है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही कुंडली है या परिनालिका है, उसमें कितनी चुंबकीय स्थिति ऊर्जा स्टोर होगी, मतलब कितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो, उसके बारे में, और उसकी एनर्जी डेंसिटी भी पढ़ेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बाय ए सोलिनॉइड और बाय ए कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल।
देखिए, जब हमने संधारित्र पढ़ा था, कैपेसिटर पढ़ा था, कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच एनर्जी स्टोर्ड हो रही थी, U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक ऐसे ही यदि किसी कुंडली या परिनालिका में स्थायी धारा I प्रवाहित हो रही हो, स्टेबल करंट I हो, और उस परिनालिका या कुंडली का सेल्फ इंडक्टेंस L हो, तब हमने पीछे टॉपिक पढ़ा कि उसमें जो चुंबकीय स्थिति ऊर्जा उपस्थित होती है, स्टोर हो जाती है, वो होती है हाफ LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर। तो UM इज इक्वल टू, ये UM का मीन्स मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ LI स्क्वायर। हाफ L देखो, समतल कुंडली या परिनालिका का हमने स्वप्रेरण गुणांक पीछे पढ़ा, क्या? म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L, इतना निकाल दिया था, पीछे पढ़ा हुआ है। समतल कुंडली का जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है, पिछले व्याख्यान में इस पर पूरा डिस्कस करा हुआ है, म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L। और I कितना हुआ देखिए, क्योंकि परिनालिका के भीतर चुंबकीय, इस I की वैल्यू देखिएगा, L की वैल्यू तो ये हो गई I, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। सो इससे हम क्या निकाल लेंगे? करंट I इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट इंटू स्मॉल n। I की वैल्यू इसमें रख दीजिए, L की वैल्यू रख दीजिए, परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L, और इस परिनालिका में करंट B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI से I इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट N हो गया। यहाँ पर वैल्यू, दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो हाफ L के बदले ये रख दिया और I के बदले ये रख दिया। इसको हल कर लेते हैं, सिंपल सा है, कोई ऐसी डाउट वाली बात ही नहीं है। हाफ म्यू नॉट N स्क्वायर A इंटू L इंटू B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर। एक म्यू नॉट को हटा दीजिए, कैंसिल हो गया, N स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया हाफ 1/2, नीचे म्यू नॉट बचा, B स्क्वायर A इंटू L। इसको देखिएगा, ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड और कॉइल। अब यहां पर A इंटू L क्या है? उस परिनालिका का या उस समतल कुंडली का वॉल्यूम है। परिनालिका के भीतर एकांक आयतन में या उस कुंडली के भीतर एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय ऊर्जा, और ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पर होगी। U अपॉन A इंटू L को इसके नीचे ले आइए, UM या U अपॉन A इंटू L। A इंटू L मीन्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम। ये हो गया हाफ 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू B स्क्वायर, मीन्स B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो यहां पर जो वॉल्यूम है उस परिनालिका का या उस कुंडली का वॉल्यूम है A इंटू L। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो गई। एकांक आयतन में संचित चुंबकीय स्थिति ऊर्जा हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अच्छा, जैसा कि हमने फिर से इसका कंपैरिजन कर देते हैं, हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व और विद्युत स्थिति ऊर्जा का घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, दोनों की वहां पर स्टडी फिर से करेंगे, इसलिए इसको ध्यान रखना। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित हो रही थी हाफ CV स्क्वायर से, तो हमने एकांक आयतन में संचित ऊर्जा UE निकाला था, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। जब आप कहाँ जाएंगे, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर वाले चैप्टर में जाएंगे, वहां हमने ये एनर्जी डेंसिटी निकाल रखी थी।
आवेशित संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। संधारित्र की कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, प्लेट्स के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई। ठीक उसी प्रकार परिनालिका के भीतर एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा क्या हो जाएगी? हाफ। यहां म्यू नॉट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां नीचे आ रहा है, हर में डिनोमिनेटर में आ रहा है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये कंपेरिजन भी हो गया। अच्छा, इन दोनों प्रकरणों में एकांक आयतन में संचित ऊर्जाएं क्या हो रही है? देखिए, इसमें देखो, विद्युत क्षेत्र में जब संधारित्र की प्लेटों के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तो यू इज प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर, और यहां यू बी इज प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर। तो ये दोनों प्रकरणों में हमको क्या मिल रहा है? संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा उन प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, विद्युत क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती होता है। और यहां कुंडली में या परिनालिका में जो चुंबकीय स्थिति ऊर्जा संचित होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती, वहां विद्युत क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती और यहां चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास है एसी जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके प्रिंसिपल को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि उसी पर बेस्ड है फिर हमारा अल्टरनेटिंग करंट वाला पूरा चैप्टर। वहीं से शुरुआत करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर है, जब ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र आपकी समझ में आएगा तो प्रत्यावर्ती धारा वाला पूरा पार्ट उसी सिद्धांत पर आधारित है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो, एसी जनरेटर या डायनेमो, देखिएगा इसको, ये क्या करता है भाई? जो एसी हम घरों में यूज करते हैं, ये जहां पर प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट जनरेट होती है और वायर्स के द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा दूसरे स्थानों तक ला करके उसका यूज किया जाता है, उस पर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम केवल सिंपल सा कि जो एसी जनरेटर होता है या डायनेमो होता है वो क्या होता है, उसका काम क्या है, उसके भाग कितने हैं, कितने पार्ट हैं उसके, और उसका किस सिद्धांत पर वो कार्य करता है, केवल इतनी चीजों के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं। तो क्या है भाई प्रत्यावर्ती धारा जनित्र? ये एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बस इतना सा एक लाइन आपको याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बहते हुए जल को टरबाइन पे गिराते हैं और टरबाइन घूमता है, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर देते हैं, और जहाँ पर ये स्टोर होती है वहाँ से फिर वायर्स के द्वारा, ट्रांसफार्मर्स के हेल्प से हम जगह जगह उसको पहुँचा देते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए। जो एसी जनरेटर के पार्ट है वो 4 मेन पार्ट है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला सबसे बड़ा भाग है कि उसको हम क्षेत्र चुंबक कहते हैं, फील्ड मैग्नेट कहते हैं। ये जो फील्ड मैग्नेट है एक पावरफुल मैग्नेट होता है भाई, और उस पावरफुल मैग्नेट के 2 पोल्स हैं एन और एस। इन एन और एस के बीच स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराया जाएगा। क्षेत्र चुंबक का काम है केवल प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कराना, पहला भाग, और उसका काम। दूसरा है आर्मेचर, मींस एक कॉयल। ये देखिए एन और एस चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच एक कॉयल है। सिंपली हम एक सिंबॉलिक यहां पर स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा समझने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम एसी जनरेटर के पास तो है नहीं। थोड़ा सा समझिएगा, आर्मेचर मीन्स एक कुंडली है।
तांबे के विद्युत रोधी तार की अनेक फेरों वाली एक आयताकार लगभग रेक्टेंगुलर कॉयल होती है, और जिसको किस में लपेटे रखते हैं? नरम लोहे के ड्रम के ऊपर इसको लपेटे रखते हैं। और इस कुंडली को, इस आर्मेचर को किसके बीच घुमाया जाता है? इस चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच तेजी से रोटेट कराया जाता है। यहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कहां से कहां को? N से S की ओर। जब इस कॉयल को हम इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट कराएंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगी, चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब प्रेरित विभवांतर, मतलब AC करंट भी मिलेगी, प्रेरित धारा भी मिलेगी, उसी को हम AC करंट कहते हैं। तीसरा पार्ट देखिए, सर्पी वलय, स्लिप रिंग्स होते हैं इसमें, ये सर्पी वलय स्लिप रिंग्स हैं। इस आर्मेचर कॉयल की तार के दो सिरे, एक तो इस सर्पी वलय से आया है R1 जिसको हमने कह रखा है, ये देखिए, और दूसरा ये एक सिरा तो इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा इसके अंदर ही अंदर दूसरे सर्पी वलय से जुड़ा हुआ है। ये तो क्या है ये सर्पी वलय? ये सर्पी वलय धातु के दो वलय होते हैं जिनसे आर्मेचर की कुंडली के सिरे जुड़े रहते हैं। ये जो आर्मेचर की मतलब कुंडली के सिरे जो ये रिंग्स से सर्पी वलयों से जुड़े रहते हैं, ये वलय धुरी पर स्थिर रहते हैं। और धुरी क्या करती है? आर्मेचर की कुंडली को घुमाता है। इस आर्मेचर को, इस कॉयल को ये रोटेट कराएंगे, ये R1 और R2 इस कॉयल को रोटेट कराएंगे, जिससे सर्पी वलय भी उस कुंडली के साथ साथ रोटेट करेंगे, घूमेंगे। और इन R1 और R2 से, मतलब स्लिप रिंग्स जो हैं, इन स्लिप रिंग से दो ब्रूसेज लगे हैं, ये देखो, ये जिनको हमने कहा, एक टुकड़े को तो हमने B1 कह रखा है, दूसरे को हम B2 कह रहे हैं। ये इसके संपर्क में रखते हैं। दो लचीली धातु की प्लेटें अथवा कार्बन के टुकड़े होते हैं जिनको हम B1 और B2 कह रहे हैं। ये दोनों स्थिर रहते हैं और लगातार ये स्टेबल रहेंगे। B1 और B2 क्या रहेंगे? ये B1 और B2 क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे। परंतु ये जो स्लिप रिंग्स हैं R1 और R2, इनको लगातार स्पर्श करते रहेंगे, इनको छूते रहेंगे। इन्हीं पुरुषों से होकर हम क्या करेंगे? बाह्य परिपथ को धारा ले लेंगे, प्रेरित विभवांतर ले लेंगे, प्रेरित धारा ले लेंगे। ये हो गया भाई इसके पार्ट। 4 पार्ट हो गए। क्या क्या? क्षेत्र चुंबक हो गया, आर्मेचर होगी मतलब कॉयल होगी, स्लिप रिंग्स हो गए, B1 और B2। B1 B2 स्टेबल होंगे। ये जो स्लिप रिंग्स हैं, सर्पी वलय हैं, इस B1 B2 को छूते रहेंगे। स्लिप रिंग्स के घूमने के साथ साथ एक कुंडली भी चुंबकीय, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में लगातार धुरी के परितः घूमती रहेगी, चुंबकीय बल रेखाओं को काटती रहेगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इनसे तार निकाल करके हम प्रत्यावर्ती धारा हमको लोड रेजिस्टेंस में मिल जाएगी। अब आते हैं प्रिंसिपल। एक लाइन का सिद्धांत क्या है भाई? इसका सिद्धांत है भाई, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सीधा सा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है जो फैराडे ने सिद्धांत दिया है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो इसको हम क्लोज सर्किट बना देंगे। उससे प्रेरित धारा हमको जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। अब रहेगी वर्किंग मेथड। थोड़ा सा वर्किंग मेथड वैसे हम बोल दिए हैं, परंतु फिर भी मैथमेटिकली उसको समझ लीजिए। तो कार्यविधि में आते हैं। वर्किंग मेथड क्या है? जब आर्मेचर कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो समय के साथ कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कंटिन्यूअसली परिवर्तन होने लगता है।
जिसके कारण परिपथ में क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और जो लोड प्रतिरोध है, जो बाहर हमने ब्रूसों से जो वायर निकाले हैं उनसे लोड लगा देंगे तो उसमें प्रेरित धारा मिल जाएगी, मतलब प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। अब देखिए आर्मेचर की कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, एक हम फार्मूला निकाल देते हैं यहां, एन फाई। एन क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या। एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई, तो एन फेरों से एन फाई। अब एन फाई इज इक्वल टू हमने पढ़ा है बी ए कॉस थीटा, जनरल फार्मूला बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू, मैं यहां डिस्कस कर दे रहा हूं, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बट्टा समयांतराल होता है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये जरा नोट कर लीजिएगा। अब एन फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। थीटा के बदले क्या रख दिया हमने? ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा। अब हम क्या कर देते हैं, इसका क्या करें? डिफरेंशिएशन कर दें। इसको फर्स्ट स्टेप कर देते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। एन डी फाई अपॉन डी टी निकालते हैं तो वही प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। ई इज इक्वल टू माइनस एन डी अपॉन डी टी ऑफ फाई। एन कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए, मतलब डी फाई अपॉन डी टी। यहां पर एन कुंडली में फेरों की संख्या है, ए कुंडली का क्षेत्रफल है, बी चुंबकीय क्षेत्र जो क्षेत्र चुंबक उत्पन्न कर रहे हैं, और ओमेगा क्या है? कुंडली किस एंगुलर स्पीड से चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, रोटेट कर रही है। अब देखिएगा, इज इक्वल टू माइनस एन, बी ए कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए, डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। यहां पर लिख देता हूं मैं, डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन होता है भाई, ये आता है माइनस साइन ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा और आएगा, ये मैं यहां पर लिख दिया हूं। डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का ओमेगा हो गया, तो यहां पुट कर दीजिए माइनस एन बी ए, ये तो कॉन्स्टेंट चीज बाहर आ गई, डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा, तो इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो इज इक्वल टू इस पूरे को, एन बी ए ओमेगा को, इस पूरे को हमने ई जीरो कहा है या ई नॉट कहा है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसको हम भी कहते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, इसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी कहते हैं भाई। इसको या तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, या V जीरो। ये पीक वैल्यू है वोल्टेज की, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की या प्रत्यावर्ती विभवांतर की पीक वैल्यू है। तो E नॉट इज इक्वल टू या V नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। ये नंबर 17 आ गया भाई। ये देखिए, यदि इस कुंडली का प्रतिरोध R हो तब उसमें करंट भी फ्लो होगी, वो करंट प्रेरित धारा हुई, इंड्यूस्ड करंट हुई। इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R, E अपॉन R। E मीन्स एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन आर। एन बी ए ओमेगा अपॉन आर को, इस पूरी चीज को फिर से I नॉट कह दोगे, ये धारा का शिखर मान है। V नॉट वोल्टेज का शिखर मान है, मीन्स पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। V0 is the peak value of the voltage and I0 is the peak value of the current। अब इसको थोड़ा सा एक लाइन में समझ भी लीजिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, कुंडली को, आर्मेचर कॉयल को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं। समय के साथ देखना, ये थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। इधर समय ले लिया टाइम, इधर हम वोल्टेज
मीन्स प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा V और I को देख रहे हैं, दोनों को एक साथ देख रहे हैं। जब हम आर्मेचर कॉयल को पूरा एक राउंड रोटेट करें, 0 से घुमाएं 90, 180, 180 के बाद 270 एंड देन 360, एक रोटेशन हो गया। फिर दूसरा रोटेशन अगेन 90, फिर 180, हाफ रोटेशन, फिर ये 270 एंड फिर दूसरा पूरा रोटेशन। इस प्रकार से कुंडली को जब हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं तो पहले वोल्टेज को देखिए। वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखिए बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, पीक वैल्यू तक जा रहा है, ये V0 या V0, फिर धीरे धीरे घट रहा है, फिर 0 हो रहा है हाफ रोटेशन, फिर 3/4 रोटेशन में फिर बड़ा अपोजिट डायरेक्शन में, फिर पूरा एक चक्कर हो गया तो फिर 0। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विभवांतर है, प्रत्यावर्ती विभवांतर है, एक रोटेशन में वोल्टेज का मान अधिकतम, फिर मिनिमम, फिर दूसरी ओर अधिकतम, फिर मिनिमम, फिर दूसरा रोटेशन शुरू होगा, वोल्टेज का मान फिर बढ़ा, फिर 0 हुआ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा, फिर 0। तो कंटिन्यूअसली समय के साथ ये वोल्टेज की वैल्यू, मतलब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर वेरिएबल विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कुंडली कंटिन्यूअसली प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में लगातार रोटेट करेगी तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल मीन्स प्रत्यावर्ती विभवांतर मिलेगा। यह प्रत्यावर्ती विभवांतर ऐसा विभवांतर है जो समय के साथ जिसका परिमाण और दिशा दोनों लगातार बदल रही है। ये V0 ऊपर को और नीचे को -V0 एक साइकिल में, ऐसा ही दूसरा, तीसरे, चौथे और साइकिलों में भी चलता रहेगा। ये छोटा वाला डॉटेड वाला हमने रेड इससे दिखा रखा है, यह है करंट के लिए। ठीक जैसे वोल्टेज का मान कम ज्यादा हो रहा है, उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है, ठीक ऐसे ही करंट देखिए, ये एक रोटेशन में देख करंट बढ़ी, मैक्सिमम, फिर मिनिमम 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर वापस 0, फिर ऐसे ही दूसरा रोटेशन, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में अधिकतम, फिर 0। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में करंट भी, अल्टरनेटिंग करंट भी क्या करेगी, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है। वेरिएबल होने के साथ साथ उसकी भी पोलैरिटी चेंज हो रही है, और चेंज होने के साथ एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर से उसी दिशा और उसी मैग्नीट्यूड के साथ ये रिपीट हो रही है। तो ऐसी वोल्टेज फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, क्योंकि अगला जो हमारा चैप्टर आएगा अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर आएगा। ऐसा वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड and direction both are variable with respect to time, and after a fixed time interval it will repeat in the same magnitude and with same magnitude and direction. It is known as alternating voltage. Similarly, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं और निश्चित समय अंतराल के बाद फिर से उसी परिमाण और उसी दिशा में इसकी भी पुनरावृत्ति होती है, ये प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही। शेष ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे अगले लेक्चर्स में। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से 4 या 5 नंबर का, कभी 3 नंबर का, कभी 5 नंबर का, ऐसे इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है। तो शेष अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। शेष